हम तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना शुद्ध देशी भाषा में। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your Adam. नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे डेट, चैनल, सब्जेक्ट, मिसलिनियस इंफॉर्मेशन। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि जैसे ही आप अकाउंटिंग में एंट्री करते हो बाकी सब्जेक्टों को साइड में हटाकर, तो इसमें आपको नए नए टर्म्स देखने को मिलते हैं जो हालांकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज से, अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन हम तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना अकाउंटिंग के साथ, हम तो जानते ही नहीं हैं। तो उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो उनसे हम फैमिलियर होते हैं। पहला टर्म हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, या साइड में दे दूंगा, एडिटिंग में काम आसान हो जाता है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब एक बिजनेस में काफ़ी लेन देन होते हैं। मेरी दुकान है, मेरा मॉल है, मेरी फैक्ट्री है, काफ़ी लेन देन मैं दिन और रात कर रहा हूँ, 50, 100, हज़ारों लेन देन होते हैं। उसमें मेरे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो लेन देन है, उनको मैं छांट लूंगा, उनको मैं मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, रुपीज में और कोई करेंसी है उसमें, और वो छांट लेना, मनी के टर्म्स में उनको कन्वर्ट कर देना, बिजनेस से रिलेटेड होना, ये हो जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा टर्म आता है आपका अकाउंट। अकाउंट का मतलब है बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, मोटे मोटे तौर पर दो ही बातें हैं। तो जो भी जिस भी कारणों से पैसा जा रहा है, जिस भी कारणों से पैसा आ रहा है, उनके कुछ तो नाम होंगे। सैलरी दी है, रेंट दिया है, कमीशन दिया है, कुछ हो गए नाम। तो उन नामों का अपना अपना अकाउंट बनेगा। राम से पैसा आया तो राम का अकाउंट बन जाएगा, राम से अकाउंट। कितना आया, सारी चीजें राम के अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट बन जाएगा, कितनी सैलरी किसको दी है सारा उसमें वहां पर आ जाएगा। तो ये हो गई अकाउंट। तीसरा है आपका कैपिटल, द अमाउंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो किसी ओनर ने, ग्रुप ऑफ ओनर्स ने वो स्टार्ट किया होगा। तो द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट अमाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। यानी बिजनेस की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा किसका है, तो ये पैसा ओनर का है। किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल नाम से दिखाएंगे। ठीक। चौथा है ड्राइंग्स। ड्राइंग जैसे ड्रॉर होता है, कुछ बाहर निकालते हैं। जब अमाउंट ओनर ने बिजनेस में डाला तो वो कैपिटल था। जब उसी अमाउंट में से ओनर जो है बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल रहा है अपने किसी भी खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, बिजनेस के काम के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो नाम पड़ गया ड्राइंग। यानी कि बिजनेस में पैसा डाला तो कैपिटल, निकाला तो ड्राइंग। ठीक। पांचवा टर्म है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का शुद्ध देसी भाषा में अर्थ है उधारी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिजनेस के अंदर मालिक के अलावा कहीं से पैसा आया है तो वो सारा का सारा लाइबिलिटी में होगा। बैंक से लिया होगा, क्रेडिटर से लिया होगा, कहीं से लिया गया होगा, वो जो भी है वो सब लाइबिलिटी में आ गया। ठीक। अब लाइबिलिटी की भी कुछ कैटेगरीज हैं। अब लाइबिलिटी वैसे तो दो कैटेगरी उसकी, वर्टिकल और कुछ कैटेगरी हॉरिजॉन्टल है। पहले वर्टिकल डिवीजन पर आ जाता हूं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक का पैसा भी बिजनेस के लिए तो उधारी है, पर वो मालिक का पैसा है कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, अंदरूनी उधारी है। और एक है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बैंक का पैसा, क्रेडिटर का पैसा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जितना भी बैंक का लोन, वो सब क्या है, बाहर से उधार लिया गया है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटिंग हम कर रहे हैं बिजनेस की, मालिक की नहीं। ठीक है। अगला टर्म, अब लाइबिलिटी को भी दो पार्ट में इंटरनल एक्सटर्नल बता दिया। इसके अलावा है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। वो उधारी जो बिजनेस एक साल के भीतर भीतर चुका देता है वो करंट लाइबिलिटी हो जाती है, जिसको एक साल से ज्यादा समय लगता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक। अगला टर्म है असेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये तीन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, असेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। असेट्स का मतलब है बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बिजनेस की संपत्ति है वो सब असेट कहलाती है। जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल है तो वो मेरी असेट है। बिजनेस के पास मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, सिस्टम है,
नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। सिस्टम, ठीक। तो वो सब चीज है, वो सारी की सारी उसकी क्या है, असेट है। यानी कि बिजनेस जिनकी मदद से बढ़ता है, काम करता है। क्योंकि कोई फैक्ट्री है किसी जमीन पर होगी तो वो लैंड उसकी असेट है, उसकी संपत्ति है। उस पर कुछ बन रहा होगा, बिल्डिंग बन रही होगी, वो बिल्डिंग उसकी संपत्ति है, बिजनेस की वो असेट है, ठीक। अब असेट्स को भी दो तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट वही हो गए जो एक साल के अंदर वो कोई भी संपत्ति जो कैश का रूप ले लेती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो मेरी करंट एसेट्स हैं। मैंने किसी को पैसा उधार दिया तो वो व्यक्ति मेरी संपत्ति है। 500 रुपए का उधार दिया है तो वो व्यक्ति 500 रुपए से मेरी संपत्ति है, मैं 500 से लूंगा। और वो 500 रुपए मेरे को एक साल के अंदर मिल जाते हैं, इसलिए मैं उसको किस कैटेगरी में डालूंगा, करंट एसेट्स में। तो वो छोटे मोटे असेट्स जो साल भर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड का मतलब कैश बन जाते हैं, वो करंट एसेट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म यानी कि उनको हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, वो साल भर में थोड़ी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो तो 5 साल 10 साल 20 साल चलने वाली है। तो वो कौन से हो गए, नॉन करंट असेट्स हो गए। फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस जो वर्ड आया है वो फेक से आया है। फेक का मतलब है पर है भी नहीं। जैसे कुछ कुछ चीज में एग्जांपल आते हैं, जैसे एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट का। जब आप किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो जब आप किसी चीज का प्रचार करते हैं तो विराट कोहली ने लिए 5 करोड़ रुपए किसी क्रीम का प्रचार कर, क्रीम कह रहा हूं, किसी कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करने के लिए। वो जो प्रचार है, एडवर्टीजमेंट है, वो चलेगा 5 साल। 5 करोड़ उसने लिए। अब आपके खाते से तो एकदम कट जाएंगे 5 करोड़ रुपए, लेकिन आप अपने अकाउंट में उसी साल का वो खर्चा थोड़ी दिखाओगे, वो तो 5 साल तक आपको फ्रूट देगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल में उसको डिवाइड करोगे ना आप, तो हर साल का कितना खर्चा आया, 1 करोड़ का। तो वो एक बार में 5 करोड़ चला भी गया, पर वो पूरी तरह से उस साल का नहीं है, वो उसको बांटकर हम लिखेंगे। इस तरह के एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। अगला टर्म है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जो पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, वो रिसिप्ट में आ गया। रिसिप्ट दो तरह की हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जिन चीजों का आप लेन देन करते हो, सामान खरीदते बेचते हो, उससे जो पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, वो रेवेन्यू है। यानी जो अमाउंट में भी नॉमिनल हो, जो रिकरिंग हो, बार बार होता हो, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट में है। एक है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि कभी कभार होता है, रिकरिंग इन नेचर नहीं है, हर रोज नहीं होता। 5 साल 10 साल में कभी एक आध बार बिल्डिंग बेची, 10 साल बाद उसका पैसा आया तो रिसीव हुआ ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। आगे है, फिर है आपका टर्म एक्सपेंडिचर। खर्चा करता है कोई बिजनेस, उसकी भी कैटेगरी 3 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो बार बार होते हैं बिजनेस में, सैलरी देते हो आप हर महीने, रेंट देते हो आप सामान खरीदते हो, तो वो सारा जितना भी खर्चा जो रेगुलर है, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस में काम आता है, वो जो खर्चा हो रहा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो हर रोज रोज नहीं होते, हर महीने नहीं होते, हर साल नहीं होते, 5-10 साल में होते हैं। बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, 10 साल चलने वाली है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा अमाउंट वो होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फिक्टिशियस एसेट्स का। तो 5 करोड़ लिए विराट कोहली ने 5 साल के लिए, वो एड चलने वाला है, हमारे पास से तो एक बार में 5 करोड़ रुपए कट गए। हर साल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1-1 करोड़। तो जिस साल पेमेंट गया उस साल भी तो 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो लग रहा है, तो वो उस साल, पहले साल, तो वो 1 करोड़ रुपए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाकी जो 4 साल के 4 करोड़ हैं वो फिक्टिशियस असेट्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो संपत्ति है भी नहीं, क्योंकि कैश तो विराट कोहली ले गया, पर वो फ्रूट देने वाला है 4 साल तक, तो वो एक फेक एसेट्स की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। और जो वो उसी साल जो 1 करोड़ का खर्चा हुआ है, कहीं तो 5 करोड़ है, और उस साल के अकाउंटिंग में किसको दिखाएंगे हम, 1 करोड़ को दिखाएंगे, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आपके जो एक्सपेंस हैं उनकी भी कुछ कैटेगरी है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब मोबाइल होता था ना, पोस्टपेड, प्रीपेड, यानी पहले रिचार्ज करते हो बाद में इस्तेमाल करते हो। पोस्टपेड में महीने के आखिर में बिल आता था। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है आप पैसा दे आए हो पहले ही, यानी आप बाइक खड़ी करी आपने किसी मिस्त्री के यहाँ पर, और पहले ही पेमेंट दे दिया कि शाम को लेने आऊंगा, आपने क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, पहले ही पैसा दे दिया।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि आपने बेनिफिट तो ले लिए पर अभी खर्चा नहीं किया है। होटल में आप रहे, चेकआउट करोगे जब बिल कटाओगे तो आपने सर्विस तो ले ली लेकिन पैसा देना भी बाकी है। आउटस्टैंडिंग यानी बाहर खड़ा है, अंदर ले लो फटाफट, ठीक। अब है आपका टर्म इनकम, यानी जो रेवेन्यू था, जो कमाई थी, एक्सपेंस था, खर्चा था, उसको माइनस कर दो कमाई में से खर्चे को, तो वो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। मैंने गोलगप्पे बेचता हूँ, 21,000 रुपये कमा लेता हूँ, 10,000 का मेरा खर्चा आता है, तो 11,000 मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक। प्रॉफिट वही टर्म है जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, मेरा जूते बनाने का बिजनेस है, जूते के खरीदने बेचने से जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो मुनाफा हुआ, वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। गेन वर्ड यानी प्रॉफिट तो जिस चीज का मैं काम करता हूं उसी से जो मेरे को मुनाफा मिल रहा है वो प्रॉफिट है, लेकिन मैं उस चीज का काम नहीं करता पर मेरे एसेट्स बेचने से, किसी और चीज से मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है वो गेन हो गया। जैसे मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर का तो काम नहीं है, मेरा तो काम है जूते बनाने का, पर मेरे ऑफिस में फर्नीचर है, उस फर्नीचर को मैंने बेचा, मुझे 2,000 रुपये मिल गए, तो वो 2,000 मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो 2,000 मेरा गेन है। अगला टर्म है लॉस, नुकसान। ये पता है हमको, खर्चा ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम है, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर एक टर्म है परचेजेस। परचेजेस का मतलब है कि जिस भी चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जैसे बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि मेरी जूता बनाने की कंपनी है, तो जूते से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, जो भी मैं कुछ खरीद रहा हूं वो सब परचेज में आएगा। परचेज रिटर्न, मैंने अपने बिजनेस, जिस चीज का मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड मैंने सामान खरीदा, मुझे उसमें कुछ खराबी नजर आई, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मुझे रेट ज्यादा लगे, किसी भी कारण से जब मैं उसे तो लौटा दूंगा जिससे मैंने खरीदा, तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं उसको जब मैं बेचता हूं तो वो सेल्स हो जाती है। जिसको मैंने बेचा उसने किसी कारण से मुझे वापस कर दिया तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ वापस आ गया। टर्म है गुड्स। गुड्स का मतलब दूध के साथ गुड़ वो नहीं, गुड का मतलब है, आप ट्रकों पे देखा होगा ना, गुड्स कैरियर यानी सामान लादने वाले, यानी जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो सारा का सारा माल जो कहलाता है वो गुड्स कहलाता है। जब आप खरीदते हो तो परचेजेस में डालते हो, बेचते हो तो सेल्स में डालते हो। नॉर्मल वर्ड यूज होता है दोनों के लिए, गुड्स। जो खरीदा पर बिक नहीं पाया उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टॉक या इन्वेंट्री, तो स्टॉक वर्ड क्लियर हो गया। फिर टर्म है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। जब मैंने किसी व्यक्ति को उधार पर सामान बेच दिया वो मेरा डेटर बन गया, एक वर्ड आ गया यहाँ पर डेटर। अब डेटर भी एक टर्म ले लेते हैं। डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पर पैसा देते हैं, उधार पर सामान बेचते हैं, वो हमारे क्या है, डेटर हैं, हमें उनसे पैसा मिलेगा। क्रेडिटर यानी जिनसे हम उधार पर लेते हैं, हमें उनको पैसा चुकाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर एक टर्म हो गया, डेटर हो गया। वही डेटर जब कागजी कार्रवाई के थ्रू, जब क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट और कुछ बिल्स होते हैं, उन सब पर लिखकर जब कार्रवाई हो जाएगी पूरी तो वो बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि मुझे उससे मिलने वाला है बिल्स रिसीवेबल, जिसको टोटल जो टर्म यूज होते हैं वो बिल, BR बिल रिसीवेबल, और बिल पेएबल दूसरा नाम उनका क्या है, ट्रेड पेएबल। यानी क्रेडिटर को पैसा देने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड चीज ट्रेड पेएबल हो गया, और डेटर से पैसा लेने के लिए डॉक्यूमेंटेड चीज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। फिर कुछ टर्म्स हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट यानी सामान की जो कीमत है वो है। वाउचर यानी जो प्रूफ होते हैं उनके बिल वगैरह वो सारे वाउचर हो गए। डिस्काउंट यानी कि जब आप छूट देते हो किसी चीज़ पर, वो डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो सारी चीज़ें हैं कि 20,000 का माल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कैश डिस्काउंट कि अभी पेमेंट कर दो इतनी छूट दे देंगे, होता ना कि आप 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो इतना पूरा 500 रुपये देना पड़ेगा, अभी कर दो तो 400 में हो जाएगा, तो वो जो 100 रुपये अभी कैश देने पर जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कैश डिस्काउंट। उसके बाद एक टर्म है बैड डेट। अब डेटर थे जिनसे हमें पैसा मिलना है, अब सारे ईमानदार थोड़ी हैं, कुछ बेईमान भी तो हैं, तो जो पैसा नहीं देंगे वो हो जाएंगे बैड डेट, यानी कि पैसा मर गया, डूब गया, ठीक। बाकी इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। बैलेंस शीट है, वो भी आगे का बड़ा टॉपिक है, पूरे पूरे चैप्टर है, अभी वो समझ में चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद है बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी लगभग वैसे ही है। उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने सामान बेचा 70,000 रुपये का, क्या वो 70 का ही था क्या, नहीं, 50,000 का था। 50 कैसे बना, वो सामान सिर्फ 50 का नहीं था, उसमें 5,000 लेबर के भी लग रहे हैं, उसमें वो रियल उसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी, 2,000 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी लग गया। यानी एक तो माल की अपनी खुद की कीमत और वो बाकी कीमत, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर अलग अलग, जिनसे मिलकर उस माल की कीमत अपने आप में बढ़ जाती है, वो है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इस माल को मैं बेचूंगा तो डिफरेंस पर बेचूंगा, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, वो सेल वैल्यू हो जाएगी, और ये सारी कॉस्ट मिला के हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस माल को बेचा गया उसकी कॉस्ट टोटल क्या है। जो अब एक दो टर्म है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो है आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट जो है वो राइट हैंड साइड। ठीक, जिस भी अकाउंट का जैसा नेचर होता है, अलग अलग अकाउंट के अलग अलग नेचर हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, आपको तब चीजें समझ में आएंगी, उसके हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट में उनको डालते हैं। ठीक, फिर है एक टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी चीज को, किसी एसेट को इस्तेमाल करने से या किसी भी रीजन से, ओल्ड फैशन होने पर, वियर एंड टीयर, किसी भी तरह से उसकी जब कीमत में कमी आ जाती है तो वो डेप्रिसिएशन होता है। मैंने मोबाइल खरीदा मान लीजिए 30,000 रुपए का, जैसे ही मैं दुकान से उतरा 10 दिन मैंने यूज किया, उसकी कीमत 5,000 रुपए से गिर गई, कोई उसको 25 में ही लेगा, 20 में ही लेगा, तो वो जितना अमाउंट कम हुआ वो अमाउंट हो गया डेप्रिसिएशन का। ठीक, तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे। अब थ्योरी पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि चीज़ें बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और टीचर इन चीज़ों को समझा देता है। जो मेन पार्ट है अकाउंटिंग का वो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान।